हाँ, गुड मॉर्निंग बाबू। क्लास 10 ध्यान दो। जैसा कि पिछले क्लासेस लगातार तुम लोग पढ़ते चले आ रहे हो, ये इसमें जो अगला सेगमेंट है इसी चैप्टर का लैंड रिसोर्सेज। ठीक है। संसाधन एवं विकास में जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें आज हम लोग भूमि संसाधन के बारे में ऐसे नो डाउट ये बहुत बड़ा डील जो हो चुका है, 2-3 क्लास लगातार हम लोग इस पर कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी इसको ब्रीफिंग कर देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे शायद जिनको इफ एंड बट्स रहा होगा तो उस पर। ठीक है। ऐसे ये काफ़ी वेल नॉन है, बार बार अगेन एंड अगेन इस पर क्लास वर्क डिस्कस वगैरह हो चुका है, फिर भी मैं एक ब्रीफिंग कर देता हूँ इसको। लैंड रिसोर्सेज पे देखो, इसमें बोल भी रहा है कि वी लिव ऑन लैंड, है ना। वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिकल एक्टिविटी ऑन लैंड एंड वी यूज़ इट द डिफरेंट वेज। इट मीन्स दैट कि हम भूमि पर रहते हैं, भूमि पर अनेक प्रकार के ऐसे आर्थिक क्रियाकलापों में हम लोग संलिप्त रहते हैं और अनेक रूपों में इसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार से भूमि जो होती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन मानी जाती है। हाँ, मानी जाती है। और प्राकृतिक वनस्पति जो होता है जिसको नेचुरल वेजिटेशन हम लोग कहते हैं, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाकलाप, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन एंड जो ऐसे कम्युनिकेशन की जो व्यवस्थाएं हमारी होती है इस भूमि पर ही हमारी आधारित होती है। लेकिन भूमि एक लिमिटेड है ना, सीमित संसाधन, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानीता योजनाबद्ध तरीके से होना हमारा जरूरी है, जिसमें दे रहा है कि देयरफॉर इट इज़ द इम्पोर्टेंस टू यूज़ द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पस विद द केयरफुल प्लानिंग। एक सुनियोजित तरीके से इसका उपयोग करना हमारा बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट कह रहा है कि इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वेराइटी ऑफ द रिलीफ फीचर्स, है ना, नेमली माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स एंड आइलैंड। अबाउट 43% ऑफ द, इसका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखा रहा है कि भारत में भूमि एक प्रकार की भू आकृतियों से छाई हुई है, जैसे पर्वत हो गया, माउंटेन हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, आइलैंड्स हो गया, जिसमें दे रहा है कि लगभग 43%, है ना। देखो यहाँ पर ये बना करके दिखाए हुए हैं, ये है ना, ये प्लेन है जिसको भूमि मैदान क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर कृषि उद्योग आदि स्टेबल कर सकते हो तुम लोग, माने कोई भी गतिविधियों में जो संलिप्त है इसको कर सकते हैं। पर्वत जो है जिसको माउंटेन रीजन हम लोग कहते हैं, ये 30% है, फैला हुआ है। और ये पर्वत कुछ बारहमासी नदियाँ जिसको हम लोग कहते हैं पेरिनियल रिवर्स, है ना, का प्रवाह सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन के विकास के अनुकूल परिस्थितियाँ भी इसमें पाई जाती है, तथा परिस्थिति के लिए भी काफ़ी इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए भी हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये देखो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स अबाउट 27%। एक नेक्स्ट है तुम्हारा 27% जो तुम्हारा हिस्सा है वो पठारी रीजन है, और उस पठारी रीजन में खास करके जो मिनरल्स हो गए, फॉसिल्स फ्यूल्स हो गए, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय, है ना, फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट का एक रिजर्व हमारा एरिया वहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इसके इम्पोर्टेंस को तुम सिग्निफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है एक कंपैरेटिव स्टडी दिया है, इस ग्राफ को तुम लोग देख लेना अच्छे ढंग से। उसके पहले लैंड यूजिंग पैटर्न को तुम देख लो, यहाँ पर आ जाइए। लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न जो है इंडिया में है, जैसे कि इसकी क्लासिफिकेशन की गई है, भूमि संसाधनों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिसमें पहला फॉरेस्ट है, दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कृषि के लिए अयोग्य भूमि, है ना, जिसकी मतलब कल्टीवेशनल वर्क के लायक नहीं है, जिसमें उसकी क्लासिफिकेशन वेरन लैंड एंड वेस्ट लैंड के तौर पर है। ये क्लास वर्क करके तुम लोगों से मैंने मांगा भी था, तुम लोगों ने दिखाया भी था। तो ये भूमि उपयोग का एक संदर्भ, भारत के ही संदर्भ में ज़्यादा डिटेल्स में डिटेल, हालांकि ये पूरे वर्ल्ड पर भी अप्लीकेबल है। इसके बाद में नेक्स्ट दे रहा है कि गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि, जैसे बिल्डिंग्स खड़ा करना, रोड कंस्ट्रक्ट करना, इंडस्ट्री बैठाना। नेक्स्ट है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग द फैलो लैंड,
इसमें कह रहा है कि प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, जिसमें अस्थाई चारागाह है ना, और अन्य भूमि जो पेशेंस में गोचर भूमि इसको कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है तुम्हारा लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स है ना, नॉट इंक्लूडेड इन नेट ऑन एरिया। ये कल्टीवेशनल छोड़ के है ना, पेड़ है, वृक्ष है, और भी कुछ ऐसे हमारे छोटे छोटे भगवान वगैरह होते हैं हमारे, ऐसा। नेक्स्ट है कृषि योग्य भूमि, बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो, ऐसा भी एरिया होता है, परती छोड़ दिया जाता है, संसाधन नहीं रह पाते हैं, या वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल टूल्स जो है वहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं, जिस किसी भी कारणों से तुम अवॉइड करते हो अगले 5 साल तक, पिछले 5 साल तक उस पर जो कोई खेती नहीं की गई हो, तो ऐसे एरिया को हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट फैलो लैंड्स में तुम्हारी प्रति भूमि होगी जिसमें वर्तमान प्रति जहाँ एक कृषि वर्ष या इससे कम समय में खेती न की गई हो। और दूसरा है वर्तमान प्रतिभूमि जिसके अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि पुरानी जो भूमि होती है जहाँ 5 वर्ष से खेती न की गई हो, 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। और नेक्स्ट है तुम्हारा नेट्स ऑन एरिया। नेट्स ऑन एरिया में कृषि योग्य कार्य में है ना जो चीज़ें यूज़ की जाती है, देख रहा है कि यदि एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्रों को शुद्ध नवल है ना, न्यूअल कहते हैं, जिसको नेट्स ऑन एरिया कहते हैं, बोए गए क्षेत्रों से जोड़ दिया जाए तो उसे सकल कृषित भूमि कहा जाता है ना। जहाँ पर आप जैसे कि होता है ना ये कल्टीवेशनल लैंड हमारे होते हैं जहाँ पर चावल की खेती करते हैं, मतलब पैडी सीड्स वगैरह उगाते हैं, इसके बाद उसके काट करके फिर गेहूं की फसल उसमें लगाते हैं, या रबी फसलों में जो भी कुछ चना लगाएं, मसूर लगाएं, मूंग लगाएं, अरहर की खेती करें, या अन्य प्रकार के ऐसे प्याज की खेती करें, लहसुन की खेती करें, जो भी मतलब लगातार वो इंगेज रहता है जो ज़मीन हमारा, उसको नेट्स ऑन एरिया हम लोग कहते हैं। तो ये लैंड यूजेस पैटर्न इन इंडिया, भारत में जो ये पैटर्न है उसको पढ़ने से पहले आप ना इसको इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को ना तुम लोग देख लेना। यहाँ पर मैं भी थोड़ा सा यूज़ कर ये डील कर दे रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं ये 1960 और 60-61 का है, और 2008-9 का है, ठीक है डाटा। तो इसमें मामूली परिवर्तन होगा, इस रीजन को आप देख सकते हो जो फॉरेस्ट का है, बैरन अनकल्टिवेशनल है एरिया, नॉन एग्रीकल्चरल, परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड्स एंड एरिया अंडर द मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स एंड, जिस पर अभी हम लोगों ने चर्चा किया है लैंड यूजिंग पैटर्न पर, उसमें। तो इसमें देखोगे मेन तौर पर जो मोटे प्रेजेंटेशन है उस पर मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसमें ये फॉरेस्ट देखो तुम 18 पॉइंट समथिंग है, और ये 45.26 जो है हमारा, ये आपका हो जाएगा ये कल्टीवेशनल फील्ड है तुम्हारा। हाँ ये वही है, कल्टीवेशनल फील्ड है। इसमें दे भी रहा एरिया अंडर मिसलेनियस में सब आ जाएगा हम लोग का। तो ये दोनों का ही कंपेरिजन तुम करो तो देखोगे कि यहाँ देखिए नेट्स ऑन एरिया 45 पॉइंट समथिंग है, और यहाँ पर नेट्स ऑन एरिया 46.24% हुआ है। उसी तरीके से वन क्षेत्र 18.11 है, और यहाँ पर 22.78 है। नेक्स्ट जो ग्रेजिंग एंड पेस्चर्स लैंड जो हमारे कम होते जा रहे हैं, तो इसमें देखो कंपेरिजन यही करना है कि जो लैंड यूजेस पैटर्न में हमारे पास में जो
नेट सोन एरिया यानी कि जो निवल क्षेत्रों की जो जहाँ पर सालों भर खेती की जाती है, उसमें बहुत माइनर डिफरेंसेस हुए हैं, जिसमें हमारा मात्र लगभग 1% के आसपास में, लेस देन 1%। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि 60 की पॉपुलेशन और 2010 की पॉपुलेशन को अगर हम आकलन कर लें, तो उसमें हमें इस नेट सोन एरिया को ना बढ़ाना चाहिए। फॉरेस्ट रीजन बढ़ा है, इको बैलेंसिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा माना जाता है। तो हम नेट्स ऑन एरिया को देखें तो इसमें हमारे पास में थोड़ा सा इस पर विचार करने योग्य बातें ये होगी कि संसाधनों का अगर सही सदुपयोग करना है तो हमें ये ह्यूमन सोसाइटी जो होती है, मानव जो व्यवस्था है, उसको बनाए रखने के लिए हमें तमाम प्रकार के ऐसे गतिविधियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा लैंड यूजेस पैटर्न को ना फॉलो करें, यूटिलाइजेशन के संदर्भ को आगे बढ़ाएं, तो ये चीज़ें हमारी सिक्योर की जा सकती है। तो नेक्स्ट तुम्हारा इसमें है लैंड यूजेस पैटर्न इन इंडिया। तो जो ग्राफ वहाँ पर प्रेजेंट किया उसी का ये डिस्क्रिप्शन है। तो देखो इसमें दे रहा है कि बड़े उपयोग भूमि क्षेत्रों का उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर हमारा होता है फिजिकल फैक्टर्स, है ना, सच एज ए टोपोग्राफिक क्लाइमेट एंड soil type as well as human factors such as the population density, technological capability and the cultural and the tradition etc. इट मीन्स दैट कि उसमें भू आकृति हो गई, जलवायु हो गया, टाइप्स ऑफ सॉइल हो गए, भूमि की जो मृदा के प्रकार हमारे होते हैं, ऐसे फिजिकल फैक्टर्स जिसमें जनसंख्या घनत्व और टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट जो हमारी होती है, कल्चरल एंड ट्रेडिशंस को भी हमारा इसमें शामिल किया गया है। अब ये भारत का एक रफली एनालिसिस करके दिखाने का प्रयास कर रहा है कि टोटल जो जोग्राफिकल हमारे एरिया है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास में, 32.8 लाख है ना स्क्वायर किलोमीटर। तो ये वर्तमान में जरा 93% भाग का ही हम लोग उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, जो आंकड़े उपलब्ध हैं हमारे पास। इसका एक सबसे बड़ा कारण है नॉर्थ ईस्ट में अगर असम को छोड़ दिया जाए तो रेस्ट ऐसे मतलब स्टेट हैं जिसमें मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, इस तरीके के जो राज्य हमारे हैं, तो इनके क्षेत्रों की जानकारी उपलब्ध नहीं है ना। इसके अलावा जो जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान के जो अधिकृत कश्मीर है हमारा, ऑक्युपाइड कश्मीर, या जो बंजर भूमि जिसको हम लोग कहते हैं, उस अर्थलैंड में ये जम्मू एंड कश्मीर रीजन्स में तुम्हारा जो कोल्ड डेजर्ट देखने को मिलता है, या तुम राजस्थान को भी इसमें शामिल कर सकते हो। अगर उसका अगर एनालिसिस कर भी लो तो उसमें तुम कुछ कल्टिवेशनल वर्क तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे क्रियाकलापों में ये बातें असंभावी हो जाती है कि हमारे पास में मिनिमम सोर्स है। अगर उतना को देखें और जनसंख्या के एनालिसिस करें तो हमारे पास में कुछ ज़्यादा सोर्स नहीं है। नेक्स्ट है हाँ, ये द लैंड अंडर द परमानेंट प्रेशर, अस्थायी चारागाहों के अंतर्गत आने वाली भूमि में काफ़ी कमी हुई है। पशुधन की इतनी संख्या बढ़ने के लिए चारागाह को उपलब्ध कराने में समर्थ नहीं है और इसका परिणाम काफ़ी खराब ही कहा जाएगा। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमियाँ उपजाऊ नहीं है, इससे फसल उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा होती है। 2 या 3 वर्षों में इसको 1 या 2 बार ही मात्र बोया जा सकता है और शुद्ध निवल क्षेत्रों में सम्मिलित कर लिया जाता है, तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र का लगभग 54% हिस्से पर ही खेती संभव हो सकती है। अगर नॉन एग्रीकल्चरल एंड जो बैरन लैंड वगैरह को ऐड कर भी दो तो मात्र 54%। इट मीन्स दैट कि अगर टोटल सर्वे देखो तो 32 लाख किलोमीटर में 32.8 लाख किलोमीटर में 93% का जो आकलन किया गया है उसमें मात्र 54% भूमि पर ही हमारी खेती संभव है। यहाँ पर ये दिए हुए हैं, है ना, % ऑफ द टोटल। तो नेक्स्ट दे रहा है कि निवल जो क्षेत्र है हमारे हैं, नेट्सोन एरिया है, विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। पंजाब और हरियाणा में ये 80% के आसपास में खेती होती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान निकोबार में मात्र 10%, चूँकि वहाँ पर आइस से ढका हुआ है, प्लेट्यू है, उसके बाद में टोपोग्राफिकल एक हमारा फैक्टर्स है, उससे हम खेती नहीं कर सकते हैं। तो इसमें देखो 54% भूमि पर खेती करने के बाद अगर हम
पूरे इंडिया का एनालिसिस करें तो उसमें भी अनइवन एक तरीके की हमारी एबिलिटी देखने को मिलती है, जहाँ पंजाब और हरियाणा में हम 80% भूमि क्षेत्र इसका यूज़ कर लेते हैं, जबकि अरुणाचल वगैरह रीजन में हमारा मात्र 10% ज़मीन पर ही इसकी खेती की जा सकती है ना। तो इसमें दे रहा है कि फाइंड आउट करना है कि इन राज्यों में शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्रों के कम अनुपात वाले उत्तरदायी कारणों को ज्ञात करना। तो स्वाभाविक है इसके जो फैक्टर्स हमने चर्चा किया, पंजाब हरियाणा में पानी का उचित प्रबंधन है, भारत के जो मेन हमारे ये क्या कहते हैं ये नॉर्दर्न प्लेन्स में ये इसकी गिनती होती है। मिट्टी की फर्टिलिटी काफ़ी अच्छी है, क्लाइमेट हमारा साथ देता है, ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी आसान है, टेक्नोलॉजी का तुम बढ़िया यूज़ कर सकते हो, है ना। और इसके अलावे अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन की जो चर्चा हम लोग करते हैं वहाँ पर पाओगे तो तमाम प्रकार की चीज़ों की ना लाइकनेस देखने को मिलती है ना। और यही कारण है कि पॉपुलेशन डेंसिटी भी हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो भारत का है वहाँ पर ज़्यादा है, जबकि नॉर्थ ईस्ट वगैरह में चूँकि फूड ग्रेन्स की एबिलिटी नहीं है और वहाँ लाइफ सर्वाइव करना मुश्किल है, तो वहाँ लोगों की संख्या हमारी काफ़ी कम है। नेक्स्ट दे रहा है कि भारत की राष्ट्रीय वन नीति जो थी, वन क्षेत्रों के अंतर्गत 35% भूमि पर ऐसे डिजायरेबल है कि वन क्षेत्र को न शामिल किया जाए। इसकी तुलना में वन क्षेत्र भी काफ़ी कम है। ये तो देखो कि क्लाइमेट चेंज से हम लोग फेस कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग को फेस कर रहे हैं, तो सरकार बहुत ज़्यादा इस पर काम कर रही है, वन नीति वन महोत्सव वगैरह करके ना पेड़ों की संख्या को बढ़ा रही है। तो ये बढ़ करके 22% के आसपास में आ चुका है, लेकिन अभी भी 11% इसमें कमी देखने को मिल रही है। तो दे रहा है कि पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए काफ़ी आवश्यक है और वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों को आजीविका का भी साधन इससे उपलब्ध होता है। भूमि उपयोगी के एक भाग को बंजर भूमि का, दूसरे को गैर किसी प्रयोजन में लगाए जाने वाली भूमि कहा जाता है, जिसमें बिल्डिंग, रोड, रेलवे और भी तमाम प्रकार की ऐसी गतिविधियाँ शामिल की जाती हैं, उसको शामिल की गई है, जिसमें बस्तियाँ, सड़कें, रेल लाइन इत्यादि का। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण तथा प्रबंधन की अगर हम एवॉइडेशन करें, अवहेलना करें, तो लगातार भूमि उपयोग के कारण भूमि संसाधनों का निम्नीकरण, जिसको लैंड मिनिमाइजेशन फैक्टर हम लोग कहते हैं, जिसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। भूमि निम्नीकरण की समस्या जो है ना काफ़ी खतरनाक है। एक वेस्टलैंड का जो जिक्र किया है, इसमें एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन 1.5 दिखा रहा है कि वाटर इरोडेड, जल द्वारा अपरदित, जिसको लाइकनेस भी कह सकते हो, है ना। यहाँ पर ये 10% के आसपास में तुमको दिखा रहा है वाटर इरोडेड, है ना। नेक्स्ट है तुम्हारा फॉरेस्ट डिग्रेड एरिया, वन द्वारा निम्नलिखित जो है 28% है। और नेक्स्ट है ये सलाइन एंड अल्कलाइन लैंड, ये है तुम्हारा 10%। और विंड इरोडेड एरिया हमारा 6% है, ठीक है, 6%। तो इस तरीके से तुम देखोगे ये 2000 का आंकड़ा है कि हमारी जो ज़मीन जो भूमि संसाधन है उसका किस हद तक ये यूटिलाइज नहीं हो पाता है, और या जितनी सारी विसंगतियां हमारे सामने दिखाई देती है। नेक्स्ट है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन फैक्टर पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें दे रहा है कि भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पीछे एंसेस्टर्स, जिसमें दे रहा है लाइक इसमें जनरेशंस, पास्ट जनरेशन, पिछले पूर्वज जो हमारे इसके यूज़ करते आ रहे हैं, भावी पीढ़ियाँ भी इस भूमि का उपयोग करेगी। मान लो हम लोग जब तक हैं तब तक हैं, जब चले जाएंगे तो आने वाली जनरेशन भी तो इसका यूज़ करेगी। हमारे मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं का, जैसे कि तुम अगर रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य को अगर तवज्जो देते हो, तो भूमि, मकान और कपड़े का 95% भाग जो है ना भूमि से ही प्राप्त करता है। हमने तुमको क्लास में कितना बार बताया भी है कि अपनी ज़रूरतों को देखें तो 95% हम कहीं ना कहीं प्लांट और एनिमल किंगडम पर डिपेंड है। प्लांट पर ज़्यादा डिपेंडेड है, एनिमल भी साथ साथ में डिपेंड है। तो प्लांट एनिमल की एबिलिटी हमारी अर्थ पर ही होती है, तो भूमि संसाधन पर हम डिपेंडेड रहते हैं। इस तरीके से इंसान का जो वर्तमान में क्रियाकलाप दिखाई दे रहे हैं उसके कारण भूमि का निम्नीकरण होते जा रहा है, और इसके साथ ही भूमि के नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है, मिनिमाइज है। ये आंकड़ा तुम्हारा
यहाँ देख लीजिएगा, और है ना, जिसमें 28% भूमि निम्नीकृत वनों का अंतर्गत आती है, जबकि 56% जो है जल अपरदित है। इसमें जो दिखाए हुए भी है ग्राफ में उसी को डील कर रहा है। और जो 10% और 6% का जो है उसमें जिसको हम लोग कहते हैं लवण और क्षारीय, जिसमें अल्कलाइन जिसको कहते हैं हम लोग, हाँ, स्लाइन एंड अल्कलाइन लैंड। और नेक्स्ट है विंड एरोडेड, इसमें देख सकते हो सारा कुछ दिए हुए हैं। ये भूमि है जो निम्नीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारी अदा करती है। हाँ, नेक्स्ट है माइनिंग के संदर्भ में जो कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे लैंड डिग्रेडेशन फैक्टर या मिनिमाइजिंग को तुम देख सकते हो। हाँ, यहाँ है माइनिंग साइट्स आर एबंडेंड आफ्टर एक्सट्रैकेशन वर्क इज कंप्लीट लिविंग डीप, है ना, स्केयर्स एंड द ट्रेसेज ऑफ वर्डेनिंग। दे रहा है कि खनन के पश्चात खदानों के वाले स्थानों पर गहरी खाइयां तथा मलबे को खुला छोड़ दिया जाता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्य खनन के कारण जो है ना वन उन्मूलन जो नीति होती है, डिफॉरेस्टेशन जो हमारा है, उस भूमि का निम्नीकरण हुआ है। जैसे इसका नियम कहता है कि कोल वगैरह जो कुछ भी तुम माइनिंग करते हो उसको निकालने के बाद में ना उस खाली एरिया को बालू से या अन्य किसी मिट्टी से भर देना होता है। लेकिन वहाँ पर इस सब काम तुम्हारे कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, ठेकेदार हमारे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर जो काम करते हैं, उनकी जिम्मे रहता है और ये जैसे तैसे कर देते हैं। नतीजा ये होगा कि पिछले दिन तुम लोगों ने सुना होगा कि धनबाद रीजन्स में किसी पार्टिकुलर रेलवे लाइन की तरफ में ना रेलवे का ये आवागमन रोक दिया गया था, क्योंकि वो भूमि धंस रही थी, वो स्लाइडिंग जैसा हो गया था, क्योंकि नीचे में जो खालीपन है ना उसके कारण और अनबैलेंस फैक्टर हमारा जनरेट तो डिग्रेडेशन का एक बहुत बड़ा, या कहीं कहीं तो ओपन माइनिंग में खुला ही छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो ग्रेजिंग होता है उसमें ओवर ग्रेजिंग जिसको हम लोग कहते हैं, अति पशुचारण जो है, यहाँ देख सकते हो ओवर ग्रेजिंग वन ऑफ द मेन रीजन्स, एक बहुत कारण है भूमि निम्नीकरण का। पंजाब और हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्यों में अत्यधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए भी जिम्मेदार है। ज़्यादा मट्टी में पानी देना या उस पर एक ही प्रकार के फसलों का उत्पादन करने से मट्टी की उर्वरता भी हमारी खराब हो जाती है। जो ज़्यादा सिंचाई करने से वाटर क्राइसिस की स्थिति पैदा हो जाती है और भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हमारी होती है, जिसमें मट्टी में ये अल्कलाइन और जो हमारा ये स्लाइन यानी कि लवणीयता और क्षारीयता जो होती है बढ़ जाती है। और खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट, चूना पत्थर पीसना, खड़िया वगैरह बनाना, सेल खड़ी का प्रयोग अधिक मात्रा में प्रयोग करना, वायुमंडल में जो हमारा ये धूल वगैरह सैंड पार्टिकल्स जो आगे की तरफ जाते हैं, इस प्रकार से भूमि पर जम जाती है, जो जल की सूखने की क्षमता को भी ना अवरुद्ध कर देती है। पिछले बहुत दिनों से देख सकते हो कि विभिन्न भागों में, देश के विभिन्न भागों में जो इंडस्ट्रियल जो वाटर जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये भी हमारा जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। तो ये तमाम प्रकार की जो ऐसी गतिविधियां हमारी है जो कहीं न कहीं भूमि निम्नीकरण की समस्या को ना और ज़्यादा गंभीर कर दे रही है। नेक्स्ट तुम्हारा है भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को निजात पाने के लिए सॉल्व करने के जो तरीके हमारे यहाँ पर दिए हुए हैं, इसमें दे रहा है पॉइंट की फॉरेस्टेशन को बढ़ावा दिया जाए, ग्रेजिंग जो लैंड है वहाँ पर उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए। इस तरीके से कुछ हद तक इसको रोकने में मदद किया जा सकता है। पेड़ों को ऐसे बनाया जाए जिसमें वो शेल्टर बेल्ट की तरह काम करें। पशुओं को चराने के लिए नियंत्रण तथा रेतीले जो टीले होते हैं हमारे, वहाँ पर कांटेदार झाड़ी लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया को भी तेज करके ना सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। और बंजर भूमि के उचित प्रबंधन जो वायरन लैंड है, इसके बाद में तुम्हारा माइनिंग कंट्रोल सिस्टम और जो हमारे इंडस्ट्रियल वाटर जो ट्रीटमेंट है प्लांट वहाँ पर बैठाना और मिनिमम वाटर जो हमारा रिसोर्स है उसको पॉल्यूटेड होने से बचाना,
इस प्रकार की गतिविधियों को अगर हम शामिल करें दिनचर्या में तो बहुत हद तक हम भूमि निम्नीकरण की समस्या को रोक सकते हैं और इसके संरक्षण में हम अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग इसको सुरक्षित रख सकते हैं। और मैं बार बार क्लास में बताता भी हूँ और आज के वर्तमान संदर्भ में तुम देख सकते हो प्रकृति के साथ में मजाक लोगों ने इतना किया कि प्रकृति लोगों के साथ मजाक करना प्रारंभ कर दी है। स्थिति आज ये है कि हम संसाधन निम्नीकरण पर बात करेंगे, हम केवल भूमि निम्नीकरण की बात नहीं करेंगे। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड मिनिमाइजेशन ही नहीं फैक्टर है, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, इसके बाद में तुम्हारा इन्वायरमेंट में जो ये डिग्रेडेशंस हमारे हो रहे हैं तमाम प्रकार के, है ना, या इंडेगर्ड कंडीशंस में जो पूरी प्रजातियां हमारी खतरे में जो दिखाई देती है, ये तमाम ऐसी गतिविधियां हैं जहां पर हमें अब गंभीर होकर के इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और यदि हमने एफर्ट किया तो आने वाले समय में इसको बहुत हद तक सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें जो लैंड रिसोर्सेज से रिलेटेड था उसका अब मैंने ब्रीफिंग कर दिया है। अगले क्लास में हम लोग सॉइल एज अ रिसोर्स पर पढ़ाई करेंगे। इस पर 1 से 2 क्लास तुम्हारा पॉसिबल होगा, ठीक है। तो अभी आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे बात करें, ठीक है। ओके।